फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज हमारा डिस्कशन थर्ड है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का। डिस्कशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसमें डिस्कशन फर्स्ट में हम लोगों ने रिसोर्सेज चैप्टर लिया था और डिस्कशन सेकंड में हमने लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये वाला चैप्टर लिया था। आज आती है बात डिस्कशन 3 की, तो इसका मतलब चैप्टर 3। देखते हैं कंटेंट क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंटेंट मतलब चैप्टर का नाम है या कंटेंट है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मतलब मिनरल की बात करेंगे और कुछ पावर की बात करेंगे, इनके रिसोर्सेज मतलब क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 3 है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब हम लोगों ने पहले समझ चुके हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट में, दैट इज कि जो भी चीज ह्यूमन बॉडी के लिए या हमारे यूज के लिए होती है उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो बात अलग थी, वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा चैप्टर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। अभी देखते हैं कि मिनरल क्या होता है। अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। मतलब कोई भी एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब जो अपने आप हो रहा है नेचर में, उसका एक केमिकल कंपोजिशन मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम बोलेंगे मिनरल। अब मिनरल को हम लोग अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके कलर के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी मतलब कितनी जल्दी वो पानी में घुल रहा है या फिर किसी केमिकल में घुल रहा है, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग कुछ होते हैं जो घुल जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं घुलते हैं। तो ये सब मिनरल्स होते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनरल आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ऑफ कोर्स ये बात है, नाम से पता चल रहा है कि मेटालिक मिनरल्स है मतलब उसके अंदर मेटल प्रेजेंट होगा, तो मेटल है कच्ची फॉर्म में मतलब रॉ फॉर्म में, है ना। और metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster और shine। मतलब क्या हुआ, मेटालिक मिनरल्स के अंदर मेटल है और मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं या देते हैं, और उनका जो शाइनिंग होती है जब वो जलते हैं तो वो बहुत एक अमेजिंग शाइनिंग से वो जलते हैं। तो ये पेज आई थिंक सो आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और, ये और इसीलिए लगा होता है क्योंकि ये कच्ची चीज होती है, उसके बाद हम इसको मतलब मिल गया हमें, उसके बाद हम लोग इसको रिफाइन करेंगे या फिर इसको में से जैसे मैग्नीज ओर है तो मैग्नीज ओर में से हम लोग मैग्नीज को अलग करेंगे। ओके। अब मेटालिक मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस से समझ आ रहा है जिसमें आयरन हो, और नॉन फेरस जिसमें आयरन ना हो, या और मतलब आयरन ना हो, बाकी अदर मेटल्स हो तो नो प्रॉब्लम। से अदर मेटल्स कौन से हो गए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, कॉपर हो जाए या लेड हो जाए, और भी होते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेरस मिनरल्स आर दोज विच कंटेन आयरन, मतलब वो जिनमें आयरन हो, और नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज विच डज नॉट कंटेन आयरन, मतलब वो आयरन नहीं कंटेन करते हैं लेकिन अदर मेटल्स कंटेन करते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। अब बात आती है नॉन मेटालिक। नाम से समझ आ रहा है कि नॉन मेटालिक मतलब मेटल नहीं है इसके अंदर। एग्जाम्पल्स हो गए लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। या फिर कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब भी हमारे नॉन मेटालिक है मिनरल्स हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब होता है ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिनरल्स को अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि जो मिनरल्स हैं वो ओर की फॉर्म में मिलता है, मतलब रॉ फॉर्म में मिलते हैं, उनका किसी ना किसी तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, मतलब निकालना पड़ेगा। तो निकालते हम लोग तीन तरीके से हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। वही माइनिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। अब समझते हैं माइनिंग क्या होता है। ये होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो भाई माइनिंग हो गया अर्थ की सरफेस के अंदर कुछ रॉक्स हैं
रॉक्स में मिनरल्स, मतलब मिनरल्स की ही रॉक्स है, उसमें से मिनरल को बाहर निकालना, तो वो हो गया माइनिंग। वहीं अब आती है ओपन कास्ट माइनिंग की बात। तो अगर हम समझ रहे हैं, वर्ड समझते हैं ओपन और कास्ट, मतलब ओपन का मतलब खोलना, है ना। तो जो भी चीज सरफेस पर ही है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। यही लिखा हुआ है, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दैट इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब जो ऊपर की जो हमारी सरफेस की लेयर है उसको हटाकर ही अगर हमें थोड़ी सी ही डेप्थ में जाकर अगर हमें मिनरल्स मिलते हैं तो उनको हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। वहीं अगर शाफ्ट माइनिंग की बात करी जाए, उसमें हमें बहुत नीचे जाना पड़ता है अर्थ सरफेस में, तो हमारी शाफ्ट माइनिंग होती है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, डीप बोर्स called shafts have to be made to reach mineral deposits that are at great depths known as shaft mining। वही चीज जो भी बताई मैंने आप लोग को कि शाफ्ट माइनिंग में क्या होगा, जब हमें सरफेस के नीचे बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा बनाना होता है, उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलेंगे। और वहीं अगर हमें थोड़ा सा, मतलब ऊपर की सरफेस लेयर हटाकर ही हमें मिनरल मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ओपन शाफ्ट माइनिंग। ओके, अब नेक्स्ट था ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। भाई ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, जब ड्रिलिंग मेनली दो चीजों को बोल सकते हैं हम लोग, दो चीजों को निकालने के काम आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्या होता है कि पेट्रोल जो होता है वो हमें अर्थ की सरफेस के नीचे भी मिलता है और साथ ही साथ पानी के नीचे भी मिलता है। तो और नेचुरल गैस जो होती है वो उसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर तैर रही होती है। तो हमें दोनों को कलेक्ट करने के लिए बहुत डीप वेल्स बनानी होते हैं, कुएं बनाने होते हैं, ताकि हम उसको बाहर निकाल सके। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ड्रिलिंग। फिर था नेक्स्ट कि मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। मिनरल्स जो सरफेस के पास है उनको हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्वेरिंग। अब आप लोग बोल सकते हैं कि क्वेरिंग और ओपन कास्ट माइनिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो हाँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि वो माइनिंग का एक पार्ट है और ये एक्सट्रैक्शन का एक पार्ट है, बस दोनों में इतना डिफरेंस है। बाकी दोनों की चीज सेम है कि ओपन कास्ट माइनिंग में भी यही होता है कि सरफेस, ऊपर की जो सरफेस होती है वो हटा देते हैं और मिनरल को निकाल लेते हैं। और क्वेरिंग में भी वही है कि ऊपर की जो सरफेस है उसको हटाया, पर जो भी सरफेस के आसपास मिनरल्स होंगे हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that forms large plateaus। तो भाई मेटालिक मिनरल्स कब मिलते हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। यहाँ पर सेडिमेंट्री नहीं आया, इस चीज का ध्यान देना कि सेडिमेंट्री रॉक्स पर हमारे नॉन मेटालिक मिनरल बनेंगे, ये इग्निशियस रॉक्स पर और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर जो लार्ज बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज बनाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटालिक मिनरल्स के जो हमें इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर मिलते हैं। नेक्स्ट है sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone। तो भाई सिंपल चीज हमें इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि मेटालिक मिनरल कहाँ पर मिलेंगे, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पर। वहीं नॉन मेटालिक मिनरल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स पर मिलेंगे। नॉन मेटालिक मिनरल्स का एक एग्जाम्पल लाइमस्टोन हो गया और मेटालिक मिनरल का एग्जाम्पल आयरन हो गया, आयरन ओर जो कि नॉर्थ स्वीडन में है। ओके, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट थी बेसिकली। बाकी इन ये जो लास्ट के 3 पॉइंट है इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मत करना कि सब याद कर लेना कि भाई ये यहाँ भी मिल रहा है, क्योंकि कब तक याद करोगे, है ना। तो एक छोटा सा दिमाग में रखा कि मेटालिक में तो फेरस नॉन फेरस भी था, तो आयरन और नॉर्थ स्वीडन में मिल रहा है, वही मेटालिक मिनरल्स जो है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। तो चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में क्या चीज ज्यादा मिलती है। तो सबसे पहले आता है एशिया,
चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। तो भाई चाइना और इंडिया में आयरन ओर के जो डिपॉजिट्स है, मतलब जो आयरन ओर है वो अब यहाँ पर ज्यादा है। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। तो पूरी दुनिया में जितना भी टिन होता है उसमें एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो आधे से ज्यादा टिन प्रोड्यूस करता है। एशिया ऑल्सो हैज द डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर। एशिया में इन सब के भी डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो अगर हम बात करें एशिया में चाइना और इंडिया थे। वहीं यूरोप में 4 देश हैं, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, जो कि आयरन ओर के मतलब जहां पर आयरन ओर डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। फिर बात आती है नॉर्थ अमेरिका की। द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो भाई मिनरल डिपॉजिट्स जो नॉर्थ अमेरिका में है वो 3 जगह पर लोकेटेड है। कैनेडियन रीजन इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। जो ग्रेट लेक्स मैंने आप लोग को 5 बताए थे 6th क्लास की वीडियोस में, नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ग्रेट लेक्स का जो कनाडा वाला रीजन है उसके भी नॉर्थ में है एक। उसके बाद एप्लेचियन रीजन एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जो माउंटेन रेंजेस है वो एप्लेचियन रीजन, और कनाडा रीजन ग्रेट लेक्स के ऊपर कनाडा रीजन में वहां पर मिनरल डिपॉजिट्स मिलते हैं। अब देखते हैं कि इन 3 जगह पर कौन कौन से डिपॉजिट्स मिलते हैं। जैसे आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सारे मतलब जो कैनेडियन रीजन है नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स वहां मिलते हैं। कोल एप्लेचियन रीजन्स में मिलता है। वेस्टर्न कॉर्डिलरास मतलब ये जो माउंटेन रेंजेस इन द वेस्ट है वहां पर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ये सब मिलता है। ये लास्ट के जो 2 पॉइंट है ये आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये वाला पॉइंट एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये मेनली सीटेट में तो नहीं बट केवीएस में पूछ लेते हैं कभी कभी कि नॉर्थ अमेरिका के मिनरल डिपॉजिट्स में मतलब नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इनको एक बार याद करना, ये 3 पॉइंट जो है। ओके, लास्ट के 2 पॉइंट छोड़ देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं साउथ अमेरिका की बात। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ब्राजील जो है सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा जो आयरन मिलता है वो वहीं मिलता है। चिले एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। तो चिले और पेरू में कॉपर मिलता है। बात आती है अफ्रीका की। तो अफ्रीका जो है डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गोल्ड का और प्लैटिनम का। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेयरेस्ट डायमंड कौन सा है। तो रेयरेस्ट डायमंड हमारा ग्रीन डायमंड है। ग्रीन डायमंड बहुत कम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। मेनली यहाँ पर आप लोग को यही याद रखना है कि कौन किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कहाँ पर क्या चीज ज्यादा मिल रही है। साउथ अमेरिका में जो ब्राजील है उसमें हाई ग्रेड आयरन ओर मिल रहा है। अफ्रीका में डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट मिल रहा है। एशिया में चाइना और इंडिया में आयरन मिल रहा है। ये सब चीजें, ठीक है। कूल गैरोली और कूल गार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो भाई इन जगह पर गोल्ड मिलता है। अब बात आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका में सब माना जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई रहता तो है नहीं, वहां पर माना जाता है कि कोल है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में, और आयरन मिलेगा हमें प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो ईस्ट अंटार्कटिका में है। वहां पर ये ऐसे मतलब पता लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये शायद चीजें मिल सकती हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। तो भाई पूरी दुनिया में जितना भी माइका होता है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब बाहर बेचता है। नेक्स्ट है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट। वापस नमक में भी पूरी दुनिया में से एक देश है इंडिया जो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और बाहर भेजता एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया मिनरल रिसोर्सेज खत्म। अब बात आती है पावर रिसोर्सेज की। पावर रिसोर्सेज को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो बहुत लंबे टाइम से यूज में होते आ रहे हैं।
यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, दीज आर दोज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तब ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक लंबे समय से यूज में रहते हैं। फिर फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फायरवुड क्या होता है, जब हम लोग चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में जो लकड़ी लगाई जाती है वो हो गई फायरवुड। फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, तो ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy, जो मैंने अभी आपको बताया। बात आती है कोल की, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर। कोल इज रिफर्ड एज बरीड सनशाइन। कोल को कहा जाता है कि वो एक दबी हुई सनशाइन है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसको बनने में, इसको कोल को। जब बहुत बड़े बड़े जानवर जो हैं या प्लांट्स जो हैं वो धरती के अंदर दबते चले गए, और जब वो वॉल्केनो फटा उसके साथ लेयर्स बनी, और वैसे वैसे जो हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब दबते चले गए, और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बाद कोल बना, इसलिए कोल को बरीड सनशाइन बोला जाता है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जिसमें हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। इसमें ये कुछ 5 चीजों में डिवाइडेड हो रखा है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पहली बात आती है ऑयल की। ऑयल में हम लोग यहाँ पर पेट्रोल, डीजल कुछ भी ले सकते हैं। इजियर टू ट्रांसपोर्ट, हम लोग आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री, सॉरी, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है उन ऑयल से ही ये सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। जब भी गैस लीकेज हो जाती है या ऑयल कहीं बिखर जाता है तो ऑक्सीजन सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि एकदम आग लग जाती है ना। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। अब जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, आपने देखा होगा बाइक में से, कुछ कुछ की बाइक में से बहुत काला धुआं निकलता है, तो वो पॉल्यूटेंट्स हैं, और उससे क्या होता है, उससे एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। नए फ्यूल को निकालना इतना इजी टास्क नहीं है। वापस वही है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के बाद बने हैं। ठीक है, बात आती है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं, इजियर टू ट्रांसपोर्ट, वही पाइपलाइन के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ऑयल और कोल से क्लीनर है, और ऑयल से सस्ता है। ठीक है, अब बात आती है फायरवुड की। इजी एक्सेस, आराम से मिल जाती है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब ढूंढने में टाइम लगता है, कलेक्ट करने में, ढूंढने में तो नहीं बोलते, कलेक्ट करने में टाइम लगता है। पॉल्यूटिंग है बहुत ज्यादा, जब जलता है तो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग। और डिफॉरेस्टेशन तो है, हम लोग पेड़ काट रहे हैं। अब बात आती है कोल की। कोल के एडवांटेजेस होते हैं, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, मिल जाता है आराम से हमें। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, आराम से इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस वही, एक तो पोल्यूटिंग है बहुत ज्यादा, मतलब जब हम कोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तब भी आप देखते होंगे धुआं बहुत ज्यादा निकलता है। और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं कोल के, इस वजह से। हाइडल पावर, हाइडल पावर के एडवांटेजेस क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, सबसे बड़ी बात तो किसी पॉल्यूट नहीं करती है। हाइडल पावर क्या होता है, जिसमें हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, इरिगेशन और फिशिंग में हेल्प करता है, और चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। डिसएडवांटेजेस, डिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो वहाँ पर लोकल लोग लगे रहते हैं उनको डिस्प्लेस कर, सबको हटा देता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, जो उसको हाइडल पावर प्रोजेक्ट को, मतलब वही पूरा डैम बनाने में इसमें जो भी खर्चा आता है वो बहुत ज्यादा आता है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वैल्यूएबल। जैसे हम लोगों ने कोल को बरीड सनशाइन बोला, वैसे ही पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना। क्योंकि
पेट्रोल होगा या डीजल होगा तभी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक कितना भी दूर ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो हाइडल पावर की हेल्प से पूरी दुनिया की 1/4 बिजली प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसमें नॉर्वे पहला कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई। अब बात आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होंगी, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई और टाइडल एनर्जी हो गई। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। तो पहला सोलर और विंड पावर कहाँ पे हुआ, ये साइट कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये याद रखने की आपको ज्यादा जरूरत है कि किस एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो जो हीट एनर्जी अर्थ में से निकल रही है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। यूएसए दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं। फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ड इन फ्रांस। तो पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन जो है हमारा वो फ्रांस में बना था। ओके, तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अब बात आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। इसमें पहला है हमारे पास विंड एनर्जी। अब इसमें भी जैसे हमने कन्वेंशनल पढ़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ऐसे ही हम नॉन कन्वेंशनल में देखेंगे। विंड एनर्जी के एडवांटेजेस है नॉन पॉल्यूटिंग, ऑफ कोर्स ये बात है भाई, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद एक बार सेटअप लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत कम आएगी एंड सेफ एंड क्लीन। वही डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो नॉइज पोल्यूशन होगा। दूसरा, नॉइज पोल्यूशन किस तरह से होगा, जब वो पंखड़ियां घूमेंगी उससे नॉइज पोल्यूशन होगा। इसको जो सेटअप है वो लगाना बहुत कॉस्टली होता है। रेडियो और टीवी की जो केबल्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जिस टाइम पर जो उसकी पंखड़ियां होती हैं वो जब घूमती हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि बर्ड्स उससे कट जाती हैं, इस वजह से हार्मफुल होता है बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस है इनएग्जॉस्टिबल, मतलब कभी ना खत्म होने वाली। नॉन पॉल्यूटिंग, वही कि पॉल्यूशन वो बिल्कुल नहीं करती। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि हम लोग सोलर पैनल्स लगाते हैं और सोलर पैनल्स एक्सपेंसिव आते हैं, इस वजह से सोलर एनर्जी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। ये एक डिफ्यूज सोर्स है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। उसके बाद आती है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वापस वही, नॉन पोल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टेबल, कभी भी खत्म ना होने वाली। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और डिफिकल्ट टू हार्नेस। मतलब क्या होता है टाइडल एनर्जी का, क्या मतलब है, जब हम लोग पानी रोककर कोई एनर्जी बनाते हैं तो उससे, अब जहां पर हम लोग पानी स्टोर करेंगे एक डैम बनाएंगे, उसके लिए हमें वहां से सारे इंसानों को, सारे जानवरों को हटाना पड़ेगा। तो जो जब जहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो वहाँ किसी ना किसी का तो घर होगा ना, किसी ना किसी जानवर का, तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो खत्म होगा और बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये सबसे पहले बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ता है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज यहाँ पर हो जाती है कि सबसे पहले एक्सपेंसिव है। दूसरा है जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, बहुत ज्यादा वेस्ट इससे निकलता है। नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस सबसे बड़ी बात, लो कॉस्ट हो गई, आराम से ऑपरेट हो सकती है। और जो बायो वेस्ट होता है, जैसे एनिमल्स के डंग हो गए या फिर हमारे यहाँ पर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इनसे इनका जो पीलिंग ऑफ हो गई, मतलब इनका जो कचरा हो गया वो हो गया, तो उससे बायोगैस बनती है। डिसएडवांटेजेस है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जब इसको उस काव डंग से या फिर इन सब चीजों से गैस बनाई जाती है तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है। फिर बात आती है जियोथर्मल एनर्जी की। क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। तो ये बिल्कुल क्लीन होती है और इको फ्रेंडली होती है और हर जगह अवेलेबल होती है, तो हर जगह इन द सेंस कि हर टाइम अवेलेबल होती है। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी।
ये सिटीज से, शहरों से थोड़ा दूर लगाया जाता है इसका प्लांट, इस वजह से कॉस्टली होता है वहां से, मतलब प्लांट से शहरों तक बिजली को पहुंचाना। ओके, तो चलते हैं आगे। तो थैंक यू गाइस, यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।